नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं उन सभी विधानसभा क्षेत्रों का विश्लेषण हम करेंगे। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज सबसे पहले इस चारों विधानसभा क्षेत्र में सबसे दिलचस्प उपचुनाव कहीं हो रहा है, वो है रामगढ़। चूंकि हाई प्रोफाइल सीट भी है। हाई प्रोफाइल सीट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां आरजेडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और आरजेडी की प्रतिष्ठा से ज्यादा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। देखिए, रामगढ़ जो है जगदानंद सिंह के परिवार का सीट रहा है वो हमेशा से, और इस सीट को रिटेन करना न केवल आरजेडी के लिए बल्कि जगदानंद सिंह के लिए भी काफी मायने रखता है। 1985 से जगदानंद सिंह इस सीट से जीतते रहे हैं 2005 तक। 2010 में अंबिका सिंह यादव, वो भी आरजेडी के टिकट पर, जिन्हें जगदानंद सिंह ने ही खड़ा किया था, वो जीते थे। 2015 में आकर ये समीकरण गड़बड़ाया और वहां से अशोक सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। लेकिन फिर 2020 में सुधाकर सिंह, जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं, वो जीते और अब सांसद भी बन गए हैं बक्सर से। और उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है, उसके लिए ये उपचुनाव हो रहा है। दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि सुधाकर सिंह सांसद बन गए, वो भी जगदानंद सिंह के बेटे हैं, और उनके दूसरे बेटे अजीत सिंह इस बार आरजेडी से चुनाव मैदान में है, आरजेडी की टिकट पे। हालांकि कुछ महीने पहले तक अजीत सिंह जेडीयू में शामिल रहे हैं और जेडीयू छोड़कर वो आरजेडी में आ गए। चूंकि उनके भैया सांसद बन गए तो वहां से चुनाव लड़ने का उनको मौका मिल गया। तो इसलिए मतलब पारिवारिक नहीं, राजनीतिक जो है परिवारवाद का एक बेहतरीन नमूना भी है यहाँ पे। और भी है, विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें और क्षेत्रों में भी है, लेकिन पहले चूंकि हम रामगढ़ का चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रामगढ़ की प्रतिष्ठा आरजेडी के साथ साथ बल्कि ज्यादा जगदानंद सिंह से इसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। लड़ाई यहां दिलचस्प है और लड़ाई यहां पर मतलब आमने सामने वाली लड़ाई नहीं है। लड़ाई के 4 कोण बन गए हैं। अब देखिए, बीजेपी और आरजेडी तो है ही, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, वो भी वहां पर धमाकेदार तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए है। और चौथा कोण जो बन रहा है वो है बहुजन समाज पार्टी का, बीएसपी। कैमूर का जो ये इलाका है, ये आप समझिए कि उत्तर प्रदेश से काफी सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी प्रभावित रहता है ये रामगढ़। तो इसलिए यहां जो है उत्तर प्रदेश में क्या हवा चल रही है उसका भी असर ज्यादा दिखता है। बसपा यहां पर मजबूत है। 2020 के विधानसभा चुनाव पर हम गौर करें तो अंबिका यादव बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और सुधाकर सिंह आरजेडी के टिकट पर, और सुधाकर सिंह महज 189 वोट से जीत पाए थे वो चुनाव। बीजेपी 2020 में तीसरे नंबर पर रही थी। 2015 में जरूर अशोक सिंह जीते थे, लेकिन 2020 के चुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। अशोक सिंह फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं यहां से। आरजेडी के अजीत कुमार सिंह हैं। जनसुराज पार्टी के सुशील सिंह कुशवाहा हैं और बसपा से अंबिका यादव के भतीजे चुनाव मैदान में है।
पिंटू यादव चुनाव मैदान में। तो अभी तक की अभी जो कैंपेन तो शुरू ही हुआ है, 25 तक तो नामांकन दाखिल हुआ, उसके बाद 3-4 दिनों से लगातार जो कैंपेन चल रही है। तो कैंपेन में अगर देखा जाए तो जन स्वराज पार्टी का कोई जोड़ा नहीं है, कैंपेनिंग में सबसे आगे है वो। लेकिन लड़ाई, जहां तक लड़ाई का सवाल है, अगर पिछले चुनाव का विश्लेषण करते हुए, जातीय समीकरण को देखते हुए, इन तमाम विषयों पर अगर हम चर्चा करें तो लड़ाई इस बार बीजेपी और बीएसपी में दिखाई दे रही है, आरजेडी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि परिवारवाद लगातार इस सीट से जगदानंद सिंह के परिवार को ही मौका मिलता रहा है। हालांकि बीच में उन्होंने अंबिका यादव को टिकट दिया था और वो जीते भी थे 2010 में, लेकिन एक तरह से यहां जो जगदानंद सिंह कहते हैं वही होता है। तो उसको लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी है कार्यकर्ताओं में। पिछली बार आरजेडी जीती थी, सुधाकर सिंह जीत गए थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से जीते थे। तो इस बार समीकरण अलग हो गया है, और चूंकि ये चतुष्कोणीय मुकाबला है, मतलब त्रिकोणीय भी नहीं, 4 कोनों से लड़ाई चल रही है, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवार राजपूत जाति से हैं, उसके बाद बीएसपी के उम्मीदवार जो है यादव हैं, और जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं वो कुशवाहा जाति से आते हैं। तो जातीय समीकरण भी देख लेते हैं कि भाई किसका कितना है। ये सीट जो है रामगढ़ एक तरीके से राजपूत बहुल ये क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, राजपूत का दबदबा रहा है, राजपूतों का यहाँ पर। और यहाँ पर जो माना जाता है कि 20-21% जो है वो राजपूत आबादी है। तो राजपूत आबादी है, लेकिन बीजेपी और आरजेडी दोनों उम्मीदवार मतलब राजपूत ही हैं। उसके बाद आज ये दूसरे नंबर पर है मुस्लिम, जो कि 8.5% कहा जा रहा है लगभग। उसके बाद यादव की संख्या आती है 6.8। ब्राह्मण भी अच्छे खासे हैं, 5.6% ब्राह्मण हैं यहाँ पर। 4.1 शाह हैं, जो कि बनिया जाति से ही आते हैं, और 2.5 भूमिहार। लोहार भी 2.2% हैं, गुप्ता 2.1% हैं, और पासी 1.5% हैं। तो इस तरह का जातीय समीकरण है। किसी को भी उसका जो आधार वोट है, अब देखिए आरजेडी का जो आधार वोट है क्या है, मुस्लिम और यादव। तो यहां पर यादव का उम्मीदवार बीएसपी का है, तो ये देखना होगा। मुस्लिम भले ही उनको वोट दे, यादव अपनी जाति को देते हैं या फिर आरजेडी को देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे नजर रहेगी कुशवाहा पर। कुशवाहा जाति के चूंकि एक ही उम्मीदवार, कुशवाहा भी मुझे लगता है कि 18,000 के करीब में आबादी है कुशवाहा जाति की। वहां पर 6-7% कुशवाहा जाति है। तो कुशवाहा पर इसलिए मैं कह रहा हूं नजर देने का, क्योंकि आरजेडी ने लोकसभा के चुनाव में कुशवाहा प्रयोग किया था और वो काफी हद तक सफल भी रहा था। एनडीए में भी आप देख लीजिए, मतलब महागठबंधन ने 7 टिकट दिए थे कुशवाहा को लोकसभा में। एनडीए में भी आप देखिए कि सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं और उपेंद्र कुशवाहा तो कुशवाहा है ही। तो इन लोगों का कितना प्रभाव पड़ता है, ये कितना वोट काट पाते हैं सुशील सिंह कुशवाहा का, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। सुशील सिंह कुशवाहा ने लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था और काफी वोट लेके आए थे। हम ये कह सकते हैं कि इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जनसुराज का सबसे मजबूत उम्मीदवार सुशील सिंह कुशवाहा ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लड़ाई का जहां तक सवाल है, लड़ाई अभी तक की स्थिति है, अभी समय है, 13 नवंबर को चुनाव होना है। हम एक आध बार और कोशिश करेंगे कि रामगढ़ पर विश्लेषण करें, लेकिन अभी की परिस्थिति में यह हम कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार में जनसुराज आगे है, लेकिन लड़ाई जो है वो बीएसपी और बीजेपी के बीच की दिखाई दे रही है।
अब इसी कड़ी में हम और जो बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, वहां भी जाएंगे और वहां का भी विश्लेषण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।